मानव सभ्यता के इतिहास में भाषा और लिखित अभिव्यक्ति की यात्रा अत्यंत लंबी, गहन और रोचक रही है। इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि भाषा कैसे विकसित हुई, किस प्रकार मानव ने संवाद के लिए स्क्रिप्ट और वर्णमालाओं का आविष्कार किया और भारत समेत विश्व के प्रमुख इलाकों में इनका विकास कैसे हुआ। हम जानेंगे कि भाषाएं और लिपियां केवल संचार का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, सोच और ज्ञान के संरक्षण के अभिन्न अंग हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की उत्पत्ति की। मानव जीवन के आरंभिक दौर में जहां बोलचाल नहीं थी, लोग अपने हाव भाव, संकेत और आवाजों के जरिए संवाद करते थे। ये मौखिक भाषा की प्रारंभिक अवस्था थी, जिसमें शब्दों का चयन और अभिव्यक्ति सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का दिमाग विकसित होता गया और समाज जटिल होता गया, उसे अपनी बातों को और बेहतर प्रकार से दूसरे तक पहुंचाने की और स्थायी रूप देने की जरूरत महसूस हुई। सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि अपनी बातों को याद रखना, दूसरों तक सही आशय के साथ पहुंचना और ज्ञान का संचयन करना आवश्यक हो गया। इसी आवश्यकता ने लिखित भाषा के विकास को जन्म दिया। सबसे पहली लिखित अभिव्यक्ति मुख्य रूप से चित्रों और प्रतीकों के रूप में होती थी, जिन्हें हम पिक्टोग्राम्स कहते हैं। ये चित्र आसान होते थे, जैसे जानवरों, सूर्य, आसमान के निशान, जिनसे लोग कुछ संदेश देना चाह रहे होते थे। ये चित्र मिट्टी, पत्थर, ताड़पत्र और अन्य सतहों पर बनाए जाते थे। विश्व की इतिहास में सबसे पुरानी जात लिखित लिपि मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म थी, जो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। क्यूनिफॉर्म लिपि पक्की मिट्टी की गोलियों या गोल प्लेटों पर कील के समान नुकीली वस्तु से बनाई जाती थी। शुरू में इसका उपयोग केवल व्यापार, कर संग्रह और प्रशासनिक कार्यों के लिए ही हुआ, ताकि वस्तुओं की गिनती और लेन देन दर्ज किए जा सकें। धीरे धीरे यह विकास हुआ और क्यूनिफॉर्म का उपयोग साहित्य, न्यायिक अभिलेख और धार्मिक ग्रंथों के लिए भी होने लगा। इसी समय मिस्र में हायरोग्लिफ्स नामक चित्रलिपि विकसित हुई। ये लिपि देवताओं और प्राकृतिक तत्वों जैसे पक्षी, सांप, सूर्य और मानव आकृतियों के चित्रों पर आधारित थी। मिस्री हायरोग्लिफ्स का इस्तेमाल धार्मिक और सांस्कृतिक अभिलेखों के लिए होता था, और यह कला का भी एक प्रकार माना जाता था। इस लिपि को समझना कठिन था, जिससे केवल विश्वविद्यालयों और पुजारियों का विशेष वर्ग परिचित था। चीन की सभ्यता ने भी लिखित भाषा का प्रारंभिक रूप विकसित किया। लगभग 1200 ईसा पूर्व के ओरेकल बोन लिपि के दंतकथाओं के अनुसार चीन के राजा और पुजारी विशेष हड्डियों या कछुए के खोलों पर प्रश्न पूछकर भविष्यफल निकालते थे, और जिन हड्डियों पर चीरे अथवा चिन्ह बने होते थे, उन्हें पढ़कर निर्णय लेते थे। इसी माध्यम से चीन की वर्तमान लिपि के आधार की शुरुआत हुई। यह चीन की पहली विकसित लिपि थी, जो आज तक विकसित होकर आधुनिक चीनी वर्णमाला का रूप ले चुकी है। ध्वनि आधारित या फोनेटिक स्क्रिप्ट्स का विकास भाषा के इतिहास में एक क्रांति थी। प्रारंभिक लिपि मुख्यतः चित्रवाचक और प्रतीकात्मक थी, लेकिन फोनीशियनों ने ध्वनि प्रतिनिधि अंकों की खोज कर लिखित भाषा में बड़ा बदलाव किया। लगभग 1050 ईसा पूर्व भूमध्य सागरीय तट के पास बसे फोनीशियनों ने अक्षरकार लिपि तैयार की, जो केवल 22 व्यंजन ध्वनियों के लिए अक्षर प्रदान करती थी। यह लिपि फोनीशियनों की व्यापारिक आवश्यकताओं से उपजी थी, जो सरल था और जल्दी सीखा जा सकता था। फोनीशियन लिपि ने बाद में ग्रीक सभ्यता को प्रभावित किया, जिसने इसमें स्वर जोड़कर वास्तविक वर्णमाला का विकास किया, जिसमें व्यंजन और स्वर दोनों के लिए अलग अलग अक्षर होते थे। यह बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि उसने जटिल विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता बढ़ाई। ग्रीक वर्णमाला से ही लैटिन वर्णमाला विकसित हुई, जिसने पश्चिमी दुनिया की अधिकांश भाषाओं का आधार तैयार किया। इसका प्रभाव आज भी अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन जैसी भाषाओं में दिखाई देता है।
अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की। भारत की भाषाओं और लिपियों का विकास विश्व में अनूठा और समृद्ध है। सबसे पहले यहां सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 2500 ईसा पूर्व में इंडस स्क्रिप्ट का उपयोग होता था। इस लिपि का उपयोग मुहरों, मूर्तियों और वस्तुओं पर होता था, लेकिन आज तक इसका अर्थ डिसाइफर नहीं हो पाया है, इसलिए यह हमारे लिए एक रहस्य है। इसके बाद भारत में ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ, जिसका सबसे पुराना उल्लेख सम्राट अशोक के स्तंभों और शिलालेखों में मिलता है। ब्राह्मी लिपि लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से भारत में प्रचलित हुई। यह लिपि एक वर्णमाला थी, जिसमें प्रत्येक अक्षर एक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता था। ब्राह्मी लिपि उत्तर भारत से दक्षिण तक फैल गई और इसका विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव हुआ, जिससे कई स्थानीय लिपियां बनी। देवनागरी, जो हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली जैसी भाषाओं की प्रमुख लिपि है, ब्राह्मी से विकसित हुई। देवनागरी की विशेषता है इसका व्यवस्थित स्वरूप, जिसमें 14 स्वर और 34 व्यंजन होते हैं और इन अक्षरों को जोड़ने के लिए मात्राएं तथा संयुक्ताक्षर होते हैं। इसका सबसे खास तत्व है इसकी शीर्ष रेखा, जो पूरा अक्षर ऊपर से जोड़ती है। यह स्क्रिप्ट वैज्ञानिक रूप से इतनी विकसित है कि किसी भी हिंद आर्य भाषा की ध्वनि को प्रभावपूर्ण रूप में लिखा और पढ़ा जा सकता है। दक्षिण भारत में ब्राह्मी का एक रूप तमिल ब्राह्मी से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं की लिपियां विकसित हुईं। इन लिपियों में अक्षर गोलाकार और लचीले होते गए, क्योंकि ताड़पत्र व अन्य पारंपरिक लेखन माध्यमों पर सीधी लकीरों से पत्र फट जाया करते थे। यह बदलाव लेखन के अनुकूल था। विभिन्न कालों में भारत में विदेशी आक्रमणों ने भी भाषाई और लिपि विकास को प्रभावित किया। मुस्लिम शासकों के आगमन के बाद फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं की लिपियां भी प्रचलित हुईं। उर्दू भाषा की नस्तालिक लिपि अरबी फारसी लिपि से प्रभावित है। इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ, जो सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। मुद्रण तकनीक ने लिपियों के प्रसार और मानकीकरण में क्रांतिकारी बदलाव लाया। अब लिपियां किताबों, पत्रिकाओं और अखबारों के माध्यम से जीवन के सभी क्षेत्रों में फैल गईं। बाद में कंप्यूटर और डिजिटल युग में यूनिकोड प्रणाली के आगमन ने विश्व की लगभग सभी लिपियों को एक डिजिटल स्वरूप दिया। इससे भाषाएं इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर पर पूरी दुनिया में बिना किसी रुकावट के लिखी और पढ़ी जा सकती हैं। हम आज तकनीकी दुनिया में ऐसे युग में हैं जहां भाषा, लिपि और संवाद नई नई तकनीकों के साथ और अधिक निकट और सुलभ हो रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेक्स्ट टू स्पीच, मशीन ट्रांसलेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और भाषा समझने वाले स्वचालित उपकरण भाषा और संवाद के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। ये तकनीकें हमें हमारी भाषाओं को संरक्षित रखने, सीखने और विस्तार करने में मदद करती हैं। आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक अनुसंधान में भाषा और लिपि का महत्व अनमोल है। जब पुरातत्वविद गुफाओं, मंदिरों या प्राचीन नगरों की खुदाई करते हैं, तब उन्हें पत्थरों, मुहरों, मिट्टी के बर्तनों, ताम्रपत्रों या अन्य वस्तुओं पर लिखी गई भाषा और लिपि के प्रमाण मिलते हैं। यही प्रमाण हमें उस समय की संस्कृति, धार्मिक विश्वास, प्रशासनिक व्यवस्थाओं, व्यापार और लोगों के रोजमर्रा जीवन की जानकारी देते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि ये प्रमाण प्राचीन और अज्ञात लिपियों में होते हैं, जिन्हें पढ़ना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इन अज्ञात या पुरानी भाषाओं को डिकोड करने के लिए विभिन्न विधियों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वे मिले घटकों और लिखावट का विश्लेषण करते हैं। हर चिन्ह, हर शब्द और हर संदर्भ को ध्यान से समझा जाता है। फिर अन्य लिखित अभिलेखों, जिन्हें हम पहले से पढ़ सकते हैं, के साथ उनकी तुलना की जाती है। जिस लिपि या भाषा को हम नहीं समझते, उसे डिकोड करने के लिए 3 मुख्य चरण होते हैं। प्रथम, गहन विश्लेषण,
जिसमें सभी चिन्ह, संदर्भ और शब्दों की छानबीन की जाती है। द्वितीय, प्रयोगात्मक प्रतिस्थापन, जिसमें अनुमान के आधार पर ध्वन्यात्मक मान्यता देने की कोशिश की जाती है। तृतीय, निर्णायक परीक्षण, जिसमें नए प्रमाण और अभिलेखों का उपयोग करके सुनिश्चित किया जाता है कि परिणाम कल्पना या संयोग नहीं है। यह संभव होता है जब उस अज्ञात भाषा या लिपि का संबंध किसी ज्ञात भाषा से होता है, जैसे मिस्र के हायरोग्लिफ्स और ग्रीक भाषा के थ्रू रोजेटा स्टोन ने दोनों लिपियों के बीच सेतु बनाया। कई बार ऐसे द्विभाषी अभिलेख मिलना बहुत दुर्लभ और मूल्यवान होता है। कंप्यूटर और मशीन लर्निंग तकनीकों से अब वैज्ञानिक हजारों अभिलेखों के चिन्हों और उनके क्रम का विश्लेषण करते हैं। इनमें सांख्यिकीय विश्लेषण, ध्वनिमान और संरचनात्मक पैटर्न की पहचान होती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों जैसे मशीन ट्रांसलेशन और डीप लर्निंग अज्ञात भाषाओं के शब्दों और वाक्य संरचनाओं को पहचानने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, MIT के एक प्रोजेक्ट के तहत मशीन लर्निंग द्वारा कई खो चुकी भाषाओं और लिपियों को बिना उनके ज्ञात संबंध की मदद के डायकोड करना संभव बनाया गया। वे भाषा की ध्वनियों को एक ऐसे स्पेस में मैप करते हैं जहां उच्चारण और शब्द का संबंध स्पष्ट होता है। हाल ही में कुषाण साम्राज्य की एक प्राचीन अज्ञात स्क्रिप्ट का आंशिक डिकोडिंग भी इसी तकनीकी सहारे हुआ, जिसमें पत्थरों पर लिखे अभिलेखों की तुलना उसके क्षेत्र की दूसरी ज्ञात भाषा बैक्ट्रियन के साथ की गई, जिससे स्क्रिप्ट के कई संकेत, उच्चारण और शब्दों को समझने में सफलता मिली। दूसरी ओर, वैज्ञानिक कंप्यूटर आधारित सांख्यिकीय विश्लेषण का भी उपयोग करते हैं। सभी चिन्हों को नंबर देकर अभिलेखों में उनकी विविधता, स्थान, सांख्यिकी और संयोजनों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रक्रिया से यह पता चलता है कि कौन से चिन्ह सबसे सामान्य हैं, किनका उपयोग विशिष्ट संदर्भों में हुआ है, किनका क्रम बार बार आता है आदि। इसका प्रयोग इंडस लिपि, मायान लिपि और अन्य कई अज्ञात स्क्रिप्ट के अध्ययन में किया गया है। फिर भी किसी स्क्रिप्ट को पूरी तरह डिकोड करना केवल मशीन और सांख्यिकीय उपायों से संभव नहीं है। अंतिम सफलता इंसानी रचनात्मकता, तार्किकता, ऐतिहासिक संदर्भ और भाषाई अनुभव के समन्वय से मिलती है। मिस्र के हायरोग्लिफ्स को पढ़ने में जॉन फ्रांसवा शैम्पोलियन ने रोजेटा स्टोन के आधार पर 3 भाषाओं में लिखे अभिलेखों का तुलनात्मक अध्ययन किया और दशकों की मेहनत से पूरी स्क्रिप्ट का रहस्य खोला। इसी तरह ग्रीक की लिनियर बी स्क्रिप्ट को माइकल वेंट्रिस ने चिन्ह विश्लेषण, सांख्यिकी और भाषा तत्वों की तुलना के आधार पर समझा। प्राचीन इंडस स्क्रिप्ट के विशेषज्ञ भी कंप्यूटेशनल विश्लेषण, भाषाई तुलना और सांस्कृतिक अध्ययन जारी रखे हुए हैं। हालांकि अभी उसका रहस्य पूरी तरह नहीं खुला है। तकनीकी क्षेत्रों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्स-रे सीटी स्कैनिंग जैसी तकनीकों का उपयोग उन अभिलेखों को पढ़ने में हो रहा है जिन्हें आग, प्राकृतिक आपदाओं या क्षतिग्रस्त होने के कारण सीधे पढ़ा नहीं जा सकता। इस सब के माध्यम से भाषा और लिपि न केवल संवाद का माध्यम बनी, लेकिन वे हमारे अतीत की कहानियों, सांस्कृतिक धरोहरों और ज्ञान के भंडार को हमारी पीढ़ियों तक पहुंचाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां साबित हुईं। इस प्रकार भाषा और स्क्रिप्ट का विकास मानव मस्तिष्क की जटिलता, सामाजिक आवश्यकताओं, सांस्कृतिक विविधताओं और तकनीकी प्रगति की कहानी है। हमने देखा कि कैसे प्रारंभिक चित्रलिपि से शुरू होकर ध्वनि आधारित वर्णमाला हुई, फिर विविध संस्कृतियों ने अपनी अपनी लिपियां विकसित की और कैसे आधुनिक युग ने इन्हें डिजिटल माध्यमों तक पहुंचाया। साथ ही पुरातत्व और वैज्ञानिक खोजों ने अज्ञात भाषाओं और लिपियों के रहस्यों को उजागर करने में मदद की। आज के युग में भाषा, लिपि और तकनीक की यह खूबसूरत संगम मानव संवाद को
अनंत संभावनाएं दे रहा है। भाषा का इतिहास, उसकी लिपि और उसे समझने की कोशिशें न केवल हमारे अतीत की पहचान हैं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक भविष्य की नींव भी हैं। आपके लिए यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि भाषा और लिपि अब केवल संचार का माध्यम नहीं रहे, बल्कि वे ज्ञान के विस्तार, सामाजिक समरसता और वैश्विक समझ का जरिया बन गए हैं। हमारा यह सफर लगातार आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में नई तकनीकों से भाषा और स्क्रिप्ट्स का विकास और भी रोचक और ऊंचाइयों तक जाएगा। धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में हमारे साथ समय बिताया। हम आशा करते हैं कि भाषा और लिपि की यह अद्भुत और विस्तृत कहानी आपको पसंद आई होगी और आपकी ज्ञानार्जन की भूख को संतुष्ट किया होगा। भविष्य में भी हम ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों पर साथ संवाद करेंगे। धन्यवाद।